कि जिनके पास असली धन है, असली धन वाले कर्जदार हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो कर्ज दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, कैसे हम जाल में फंसाए उन्होंने, इस विषय को मैं आपके बीच में रखूंगा। एक और विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले मैं इस जनता सरकार मोर्चा कहता है कि संपूर्ण भारत को कर्जे से मुक्त करना। किसी के पास किसी भी तरह का बैंक लोन है, कितना ही बड़ा लोन है, किसी भी तरह का लोन है, अगर उसने एक भी किस्त जमा कर रखी है तो उसका सारे कर्ज की अदायगी जनता सरकार मोर्चा कराएगा। ये वादा है जनता सरकार मोर्चे का। देखिए, हम भारत एक उत्पादन प्रधान देश है। हम खेती के माध्यम से, हम कृषि के माध्यम से, भूमि के माध्यम से, जमीन के माध्यम से उत्पादन करते हैं। हम उससे धन उत्पादन करते हैं, और धन उत्पादन, जब हम किसी को धन देते हैं तो उसके बदले में क्या लेंगे? धन ही तो लेंगे। और यही हमारे बुजुर्ग करते थे, हम भी करते थे। जब हम छोटे थे तो हमारी माँ हो, दादी हो, वो हमको अनाज देती थी। अम्मा अनाज दे देना, क्या करेगा? आइसक्रीम लाऊंगा, दुकान पर जाऊंगा, सेब लाऊंगा, गुड़ के लाऊंगा, खांड के लाऊंगा। तो धन के बदले धन, ये हमारी व्यवस्था आज से नहीं, बहुत पहले से रही है। लेकिन व्यवस्था को सरल करने के लिए धन के बदले धन, मतलब हम कोई बड़ा सामान लेकर के जाएं और उसके बदले में वो धन ऐसा हो जो थोड़ी मात्रा में ले आए, या थोड़ी मात्रा में हम लेकर के जाएं, ज़्यादा ले आएं। तो उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने वो एक करेंसी, उसको करेंसी बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं। और तो भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की जो मुद्रा है वो रुपए में चलती है। तो जब रुपया बनाया तो हमारे महापुरुषों ने उसको एक मानक दिया, उसका एक स्टैंडर्ड तय किया। भाई रुपया क्या है? रुपए का मतलब ये नहीं है रुपया कागज का हो, लोहे का हो, चांदी का हो, चमड़े का हो। रुपया कुछ भी हो, किसी भी उस धातु का या किसी भी उसका बना हुआ है, लेकिन उसका एक मानक तय है, उसका एक स्टैंडर्ड है। और वो स्टैंडर्ड क्या है? पूरी दुनिया की जो मुद्राएं हैं उसका, सबका, पूरी दुनिया की जितनी भी मुद्राएं हैं, चाहे डॉलर है, कोई भी है, उसका जो मानक है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो है गोल्ड, सोना। तो भारत की मुद्रा का भी स्टैंडर्ड वो है गोल्ड, सोना। अब वो कितना है? तो भारत में दो तरह से दो सिक्के चलते थे। एक सिक्के को बोलते थे मोहर और एक को बोलते थे रुपया। मोहर सोने की होती थी, रुपया चांदी का होता था। दोनों का वजन होता था बराबर। मोहर भी 1 तोले की होती थी, रुपया भी 1 तोले का होता था। लेकिन उनका अनुपात क्या था? 10 रुपये में 1 मोहर आती थी। इसका मतलब जो 1 तोला सोना है उसका 1/10 भाग 1 रुपया होता था। ये भारत में यही चलन था। लेकिन जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने एक एक्ट बनाया, उसको बोलते हैं पेपर करेंसी एक्ट 1882। उसमें उन्होंने क्या किया? पेपर करेंसी एक्ट 1882 में वो एक एक्ट पास किया और उन्होंने कर दिया कि आज रात के 12 बजे के बाद जो मोहर है वो 10 रुपए की नहीं रहेगी, वो 15 रुपए की मोहर आज, अब के रात के 12 बजे के बाद 15 रुपए की मोहर आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? किसी के घर में, मेरे घर में अगर 300 रुपये रखे हैं चांदी के, और मैं कह रहा हूं कि सुबह मुझे 300 रुपये दे देना, मैं मोहर बदल करके लाऊंगा, तो 300 रुपये में 10 रुपये मोहर के हिसाब से कितनी मोहरें आएंगी? 30 मोहरें आएंगी। लेकिन जब वो मोहर 15 रुपये की कर दी, अब मैं सुबह को जब गया 300 रुपये लेकर के, तो मोहर कितनी रह गई?
वो 20 रह गई। 33% सोने की डकैती उसी दिन, लूट जो है उसी दिन भारत की हो गई। इस पर भारत में आंदोलन हुए, बहुत संघर्ष हुआ। अंग्रेजों ने कहा कि अब रुपए का डिवॉल्वेशन नहीं होगा, जो 15 रुपए की मोहर कर दे यही रहेगी। तो पेपर करेंसी 1882 से लेकर आज के दिन तक एक मोहर बराबर 15 रुपए है कानूनन। तो एक तोला की जो मोहर थी, एक तोले का मतलब है 11.664 ग्राम। अब इसमें हमको 15 से अगर भाग दे दें तो 1 रुपए की वैल्यू निकल जाती है और वो बनती है 777 मिलीग्राम गोल्ड 24 कैरेट। तो हमारा 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना। ये आज है रुपए का स्टैंडर्ड। इसके दस्तावेज जनता सरकार मोर्चे के पास हैं। रिजर्व बैंक की आर्काइव से निकाले गए दस्तावेजों से ये प्रमाणित दस्तावेज हैं और उनमें यह है कि भारत का रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड है। और 777 मिलीग्राम गोल्ड लेने के लिए हम जाएं सुनार की दुकान पर, तो ये जो बैंक नोट चल रहा है, जिसको बैंक करेंसी बोलते हैं, वो कितने रुपए में आएगा? वो लगभग 5,000 रुपए में, अब 6,000 का हो गया है। तो हमारा एक वो तब बैठता है जब 10 ग्राम का वो हो, लेकिन वहां 12 ग्राम है लगभग, तो उससे कुछ कम बैठेगा। तो बैंक करेंसी में जितने में 777 मिलीग्राम सोना आएगा, तो हमारे रुपए की वैल्यू कितनी हो गई? बैंक करेंसी में 777, मान लो 6,000 का अगर है 777 मिलीग्राम सोना, तो हमारा 1 रुपया और बैंक के 6,000 रुपये वो बराबर है। और अगर हमने 10 लाख रुपया लोन ले रखा है बैंक से और उसकी हमने एक किस्त जमा कर रखी है, तो 10 लाख रुपए में जो बैंक ने दिए हैं हमको, उसमें 6,000 रुपए की भाग दे दो। 6,000 रुपए की जब हम उसमें भाग देंगे 10 लाख रुपए में, तो वो लगभग 200 रुपए से नीचे आ जाता है। तो 10 लाख रुपए का लिया गया कर्ज बैंक से लोन, वो मात्र हमारे 200 रुपए में वो चुकता होता है, और किस्त के रूप में हमने दिया हजारों में। तो उस आधार पर जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से जब किसी कर्जदार का आवेदन बैंक में जाता है और वो आवेदन में वो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने आपसे कर्जा लिया बैंक से, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, मैंने आपसे फला तारीख में इतना लोन लेने के लिए आवेदन दिया। आवेदन देने से पहले मैंने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, जो बंधक रखी है बैंक में, उसकी आपने जांच पड़ताल की, मेरे बारे में भी जांच पड़ताल की, मेरी सिविल चेक की, और आपने उसके बाद मुझसे एग्रीमेंट साइन कराया। सब कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कराने के बाद, अपनी संतुष्टि करने के बाद मुझको 10 लाख रुपए आपने लोन दिया, कर्जा दिया। कर्ज के रूप में जो आपने मुझको करेंसी दी है, कर्ज के रूप में जो करेंसी दी है, मेरी असली प्रॉपर्टी को बंधक रखकर जो करेंसी दी है, वो करेंसी वैध दी है या अवैध है? वो असली करेंसी दी है या नकली करेंसी दी है? जब वो आवेदन जाता है, उस आवेदन के साथ आर्काइव से निकाले गए दस्तावेज साथ लग करके जाते हैं, और आईपीसी की कॉपी जाती है लग करके। आईपीसी की कॉपी क्या है, दस्तावेज क्या है? जब हमको एक जानकारी हो गई रिजर्व बैंक के से अनुसार कि 1 रुपया हमारा 777 मिलीग्राम गोल्ड के बराबर, सोने के बराबर है, तो हमने एक आरटीआई डाली रिजर्व बैंक में, और हमने रिजर्व बैंक से पूछा आरटीआई के द्वारा कि आपके पास रिजर्व में सोना कितना है। तो रिजर्व बैंक ने लिखित में जवाब दिया, हमारे पास सोना है
लगभग 800 टन इतना सोना है। जब 800 टन सोना रिजर्व बैंक के पास है और हमको ये पता है 1 रुपया 777 मिला गोल्ड है, तो हमने 800 टन सोने को डिवाइड किया 777 मिलीग्राम सोने में, तो लगभग करेंसी जो है वो बननी चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक उतनी करेंसी छापेगा जितना रिजर्व में सोना है उसके पास, क्योंकि उसको लौटाना है, क्योंकि नोट पे लिख कर दे रखा है उसने, मैं धारक को, अगर 100 का नोट है तो मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, ये उसने दे रखा है। तो सोने के अनुसार ही करेंसी छाप सकता है बैंक। तो बैंक ने जो जवाब दिया कि हमारे पास 800 टन सोना है जिसमें 5 लाख करोड़ की करेंसी देश में होनी चाहिए। फिर हमने अगली आरटीआई लगाई कि आपने करेंसी कितनी छाप रखी है, तो रिजर्व बैंक ने लिख के दिया, और आप भी देख सकते हैं रिजर्व बैंक के उस पर जाकर के गूगल करके, तो रिजर्व बैंक का जवाब है कि हमने करेंसी छाप रखी है 34 लाख करोड़ की। छप कितनी सकती है? 5 लाख करोड़। छाप कितनी रखी है? 34 लाख करोड़ की। तो उसमें वैध करेंसी कितनी हुई? 5 लाख करोड़। 34 में से 5 गए 29 लाख करोड़ की करेंसी रिजर्व बैंक ने फर्जी छाप रखी है। उसके पीछे गोल्ड नहीं है, वहां बिना मानक के, बिना स्टैंडर्ड के छाप रखी है। अब एक तीसरी आरटीआई जब जाती है, उसमें हमने पूछा रिजर्व बैंक से कि तुमने भारत के लोगों को कर्जा कितना दे रखा है। तो जब हमने आरटीआई डाली उस वक्त की है, उन्होंने कहा कि हमने कर्जा दे रखा 156 लाख करोड़। करेंसी कितनी है? 34 लाख करोड़। वैध करेंसी 5 लाख करोड़। कर्जा कितना दे रखा? 156 लाख करोड़। 156 लाख करोड़ में से हम 34 भी मान लें, 34 निकाल दो, तो 122 लाख करोड़ की 122 लाख करोड़ हवा में बांट रखा उन्होंने। और वो जो ब्याज ले रहा है हमसे, वो 156 लाख करोड़ का कर्जा बांट करके उस पर ब्याज ले रहा है। कर्जा है, करेंसी मात्र 34 लाख करोड़ है, उसमें वैध करेंसी 5 लाख करोड़ है। जब हमारा आवेदन जाता है कि आपने जो हमको लोन के रूप में जो करेंसी दी है, हमारी असली प्रॉपर्टी रख करके, वो करेंसी वैध दी है अवैध दी है, इसका बैंक के पास कोई जवाब नहीं है। और एक बैंक के नहीं, भारत के जितने भी बैंक हैं, कोई भी बैंक वो जवाब नहीं देता इसका। और हमारे कानून में ये है, आईपीसी की धारा जब लग करके जाती है, तो आईपीसी की धारा 489 कैक है, गैग है, अड़े, यहाँ तक फर्जी करेंसी छापना, बांटना, लेन देन करना, किसी से मांगना, उसमें आजीवन कारावास की सजा है। और जब बैंक में आवेदन जाता है तो हमारे कानून है कि हम किसी पर लिखित आरोप लगाएं, कोई भी लिखित आरोप, और वो लिखित आरोप का जवाब ना दे 28 दिन तक, तो इसका मतलब उसने वो आरोप स्वीकार कर लिया, उसने वो मान लिया आरोप। तो 28 दिन तक जब बैंक जवाब नहीं देता है, इसका मतलब बैंक ने वो आरोप फर्जी करेंसी का मान लिया। जब उसने मान लिया तो ये हो गया क्राइम। क्राइम क्या हो गया? आईपीसी की धारा 489 कैके गए, तो वो हो गई, ये हो गया क्राइम, तो इसकी होगी एफआईआर, आजीवन कारावास की इसमें सजा है। तो ये अभी तक हमारे हजारों आवेदन बैंकों में जा चुके हैं, कोई भी आवेदन, किसी भी आवेदन का बैंक वो जवाब नहीं देता है, तो उसके बाद एफआईआर भी जा रही है। लेकिन इसके बाद जिन बैंकों ने प्रॉपर्टी सीज कर रखी है, अपने ताले लगा रखे हैं, सील कर रखी हैं, जब आवेदन गया 28 दिन तक जवाब नहीं आया, तो उन लोगों ने जिनकी प्रॉपर्टी ताले लगा रखे हैं, उन लोगों ने या जनता सरकार मोर्चे के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उन प्रॉपर्टियों के, वो बैंकों के लगे हुए ताले वो तोड़ दिए हैं, उनको कब्जा दिला दिया है उसके मालिक का।
मालिक उसमें रह रहे हैं, उसके बावजूद भी बैंक ताला तोड़कर जो मकान में घुस गया, तो ये तो एक तरह से गैर कानूनी है ना। लेकिन बैंक जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, एफआईआर वो नहीं करते हैं, और ना ही बैंक कोर्ट जाते हैं, क्योंकि कोर्ट तो चलता है कानून से, और कानून है हमारे पक्ष में बैंकों के खिलाफ। तो इसमें जनता सरकार मोर्चा इस आधार पर पूरे भारत को कर्जे से मुक्त करने का दावा नहीं, ये करके देख लिया है कि कोई भी बैंक, लेकिन इसमें क्या है, बैंकों के साथ सरकारें, और सरकारों के पास है पावर, ताकत, उनके पास पुलिस है, वो उसका दुरुपयोग करके वो करते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको भी संख्याबल पावर चाहिए, और वो पावर हम भी दिखा चुके हैं, क्योंकि इस देश के किसानों के खिलाफ जो 3 कानून ये सरकार लेकर के आई थी, कई लोगों की, भारत के गांवों की प्रॉपर्टी, जमीन, भूमि ये सब छीननी है, इसलिए वो कानून लेकर के आए। और तो उस कानून को इस देश के किसानों ने दिल्ली को घेर करके, भले ही 13 महीने लगे, भले ही कुछ किसानों का बलिदान हुआ, किसान शहीद हुए, लेकिन किसानों के संगठन ने इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिस देश की जनता से माफी मांगी, और वो तीनों कानून, देश की सबसे ताकतवर सरकार ने वो तीनों कानून वापस लिए। तो ये होती है जनता की ताकत, जिसके आगे सरकारों को भी झुकना पड़ता है, वो हमने करके दिखा, वो भी देख लिया है। तो इसलिए ये जनजागरण का काम तत्काल लोगों को लाभ देने के लिए, देशवासियों को एक आत्मग्लानि से निकालने के लिए, उनको बताने के लिए तुम्हारे रुपए की क्या कीमत है। क्योंकि हम रुपया छापते नहीं हैं, हम कमाते हैं, हम उसके पीछे श्रम करते हैं, हम रात दिन मेहनत करते हैं। बैंक क्या करता है, वो रुपया कमाता नहीं है, वो कागज को नोट में कन्वर्ट करता है, और हमको कर्ज के रूप में हमारे डिजिट लिख देता है, हमारे खाते में इतना कर्ज तुम्हारे ऊपर वो चढ़ गया, हवा में केवल डिजिट चढ़ा दे, कर्ज चढ़ गया। तो ये नहीं चलेगा, वो छापता है, हम कमाते हैं। तो हमारे रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना, और उसके जो बैंक करेंसी में आता है 6000 रुपये में, तो हमारा 1 रुपया बैंक का 6000 रुपये, जब वो 6000 रुपये का कर्जा देता है तो हमारे 1 रुपये के बराबर है। इसलिए हम कहते हैं, हमारे बुजुर्ग पहले कहते थे, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, कि 1 रुपये का सवामन ना आ जाता था। हम कह रहे हैं हम तो 1 कुंटल देने को तैयार हैं 1 रुपये में, लेकिन हमें उसके बदले में हमारा रुपया चाहिए असली। जो 6000, आज भी हमारा गेहूँ 6000 रुपये में जो है वो बिक सकता है, लेकिन हमको हमारा रुपया चाहिए 14,000 सवामन ही तो हुआ 1 रुपये का, लेकिन ये तो 1 कुंटल हो गया, तो हमें 2 रुपये चाहिए, तो 12,000 का वो हमारा वो बैठता है। तो हमारी जो मेहनत है, हमारी जो पूरी कमेर है, कमाई है, वो पूरी जीरो हो रही है, और हम बैंकों को अपने मेहनत रात दिन कर रहे हैं, और उसका इंस्टॉलमेंट और ब्याज चुकाने में ही हमारा पूरी लाइफ वो चली जाती है। तो ये है, और इस पर नोट पर ही लिखा हुआ है, नोट पर 2-3 चीज़ ऐसी हैं जो अपने आप में ही सिद्ध करती हैं, उससे नकली नोट इसको वो सिद्ध कर देती है। सबसे ऊपर इस पर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, उसके नीचे लिखा हुआ है गारंटीड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक से हमने पूछा रिजर्व बैंक कौन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, रिजर्व बैंक ने कह दिया हमको पता नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है। भारत सरकार से पूछ लिया, उसने भी कह दिया हमारे किसी दस्तावेज में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत वो नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बैंक बनाया था, रिजर्व बैंक 1934 में, और वो केंद्रीय सरकार 1947 में चली गई, और उनका उसका रिजर्व बैंक वो यही है, बाकायदा वो काम कर रहा है। तो ये है। और दूसरा, उसमें जो गवर्नर का जो वचन है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ,
ये बदला हुआ वचन है। और किसी ने कोई एफिडेविट दे दिया किसी को, मैंने अगर एफिडेविट को दे दिया है तो मुझे भी अधिकार नहीं है कि मैं अपना एफिडेविट बदल दूँ। ये कानूनन जुर्म है। जो एक बार वचन दे दिया उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन इन्होंने गवर्नर का वचन खंड बदला। जो अब लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, 1961 से पहले तक, 1961 तक जो भारत में नोट चलते थे उस पर इससे आगे का भी लिखा हुआ था, वो इन्होंने वो बदल दिया था। वो पूरा जो है इस जो इस पर लिखा हुआ ये था, इससे आगे वो था कि आप इसको मांगे जाने पर मतलब ऑन डिमांड इशू ऑफ ऑफिस, एनी ऑफिस जिस ऑफिस से इशू हुआ है, जारी हुआ है, वहां से आप डिमांड करने पर आपको आपका रुपया इसके बदले में, तो ये रुपया नहीं है, ये नोट है, ये पर्ची है। अभी हम आए हुए हैं सचिन जी के बुलावे पर, हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारी या मेरे दरवाजे पे कोई आ जाए और मेरे पास उस वक्त कोई नोट जेब में ना हो और मुझे उनकी आवभगत करनी है, तो मैं कई बार क्या करूँगा, मैं एक कागज़ लूँगा, एक पेंसिल लूँगा और उस पर एक पर्ची लिखूँगा दुकानदार को, और उसको लिखूँगा, लाला जी मैं वीरेंद्र सिसोदिया मैं भेज रहा हूँ, आप जो है पत्रवाहक को ये सामान दे देना। तो वो क्या हो गया, वो नोट हो गया। अब उसे किसी में बच्चे को दे दो, वो जाएगा दुकानदार के पास, वो मुझे जानता है, तो वो उसके बदले में जो सामान मैंने लिखा वो दे देगा। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, उस नोट की वो वैल्यू हो गई जो सामान मैंने उस पर लिख करके दे दिया। तो एक केवल ये जो नोट है जो गवर्नर ने वचन लिख करके वो दिया है, तो इस तरह जनता सरकार मोर्चा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, और ये हमारा अधिकार है कि हमारे साथ जो जालसाजी हुई है, हमारे साथ जो बैंकों ने फ्रॉड किया है, उस फ्रॉड से हम बाहर निकले हैं, उसके लड़े हैं हम उसके लिए। एक भी मतलब बैंक पर हमारा निकलता है, जब 10 लाख का कर्जा 200 रुपये में चुकता होता है हमारे वैध रुपये में, तो और हमने किस्त दे रखी है हजारों में, तो 200 रुपये काट करके बाकी रुपए हमारे निकलते हैं उस पर, बैंक पर। तो बैंक हमारा कर्जदार है, हम बैंक के कर्जदार नहीं है, ये कानूनन है, ये हमने करके दिखा दिया। अभी हमारे बीच ऋषिपाल जी बैठे हैं, अभी पीछे 28 तारीख को बैंक वाले आए थे, जब उनका आमना सामना हुआ और वो आदेश लेकर के आए थे न्यायालय का, जिलाधिकारी के न्यायालय का ऑर्डर था, तो जब उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी का ऑर्डर है, अगर आप मकान से ताला नहीं लगने दोगे तो ये कानून का उल्लंघन है। हमने कहा जिलाधिकारी के आदेश का हम साक्षात सम्मान करते हैं और हम उसकी अवहेलना भी नहीं कर रहे। जिलाधिकारी का आदेश जब लागू होगा जब हम कर्जे के पैसे लौटाने के लिए मना कर रहे हों। हमने बैंक में आवेदन दिया है कि हम एक एक पैसा चुकता करने के लिए तैयार हैं, वैध रुपए में। हम अब भी बैठे हैं एक एक रुपया चुकता करने के लिए। हम चुकता अगर ना करें तभी तो डीएम का ऑर्डर लगेगा। अरे हमने तो लिखित में आवेदन दे रखा। तो उनके साथ पुलिस वाले, बैंक वाले, उनको आधे घंटे लगा, जुद्दोजहद हुई। पुलिस वाले बोलने लगे, हमने कहा आपकी क्या जिम्मेदारी है? नहीं, हमारा तो एक, अब उनकी आप वसूली करा रहे हैं, आप वसूली कराने आए हो तो बताओ। नहीं, हमारा वसूली से कोई मतलब नहीं है, आप जानो, बैंक वाले जाने, हम तो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने वाले हैं। आप इनको बंधक ना बनाएं, इनके साथ मारपीट ना कराएं, हमारी जिम्मेदारी केवल इतनी है। मन के तो आप आराम से खड़े रहो, हम इनसे कोई बदतमीजी कर रहे हो, अव्यवहार कर रहे हो, इनको बंधक बना रहे हो, जब बनाए तब आप इंटरफेयर करना। तो पुलिस वाले भी वो अलग हो गए, कोई मतलब नहीं। आखिरकार वो बैंक वाले भी वहाँ से, डीएम का ऑर्डर होते हुए भी वो वहाँ से वो चले गए। तो इस तरह के बहुत सारे केस जो है हो गए। लेकिन जो अभी भाई साहब ने बताया, राजस्थान का मामला के 10 गांवों ने मिलकर के ये कह दिया कि बैंक का एक भी रुपया वापस नहीं करना है, और सारे 10 गांव मिलकर के और वो कर लें तो किसकी ताकत है? बात खत्म हो गई। तो ये आज जो
शख्सियत हमारे बीच में बैठे हैं। अगर इनका एक यूट्यूब चैनल है निडर इंडिया, तो जनता सरकार मोर्चे के जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं वो निडर इंडिया चैनल पर वो पड़ती रहती हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन 2016 से पहले जब आप डॉक्टर देवेंद्र भरारा जी का जीवन देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही व्यक्ति हैं जो आज हमारे गांव में बिजना खेड़ी में आए थे और हमारे बीच हमें बड़े सरलता से ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे। 2016 से पहली जो लाइफ है उनकी, उसको आप देखोगे, ये बच्चों को शिक्षा नहीं देते थे, ये शिक्षकों को शिक्षा देते थे। और एक लग्जरी एक विजिट जो है, मतलब जो ट्रेनिंग का इनका सेशन चलता था, तो उसकी 10 लाख से लेकर 12 लाख इनकी फीस होती थी। और एक अगर 3 घंटे की, आधे घंटे की वो जो है उसके लिए भी 1.5 लाख रुपए जो है इनको एक गिफ्ट गॉड ये है। मैं ये बड़ा मैं देखो भारत में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है कि 3 साल के बच्चे को, 3 साल का बच्चा अगर आ जाए सामने तो उसको देख करके उससे एक आध बात करके वो ये बता देते हैं कि ईश्वर ने इस बच्चे को इस काम के लिए पैदा किया है। और अगर ये पता चल जाए, हमको ये पता चल जाए या परिवार को पता चल जाए, गार्जियन को पता बन जाए कि तेरे यहाँ जो बच्चा है जिसने जन्म लिया है 3 साल का होने पर, क्योंकि 3 साल तक तो स्कूल जाता ही नहीं है, कि ये परमात्मा ने इसलिए पैदा किया है, तो उसको उसी तरफ अगर बढ़ाया जाए तो वो उस क्षेत्र का स्पेशलिस्ट और मास्टर बनेगा, स्पेशलिस्ट का। ये विशेषता डॉक्टर साहब के पास वो गॉड गिफ्ट है। और डॉक्टर साहब उनका ये काम वो नहीं है, उनका एक, चूंकि शिक्षा उनका विषय है, वो ये चाहते हैं कि भारत के गांव-गांव के बच्चे वो उस व्यवस्था में पढ़ें जिस व्यवस्था के लिए, जिस काम के लिए ईश्वर ने उसको पैदा किया है। आपने सुना होगा IPS IAS भी आत्महत्या करते देखे होंगे, क्योंकि वो उसके लिए परमात्मा ने पैदा नहीं किए थे, वो तो माँ बाप ने, परमात्मा ने पैदा किया किसी काम के लिए, माँ बाप बनाने लगे उनको अपने हिसाब किताब से, और जो उसका अपना फील्ड नहीं मिला उसको, इसलिए वो डिप्रेशन में, IAS होते हुए भी डिप्रेशन में, IPS होते हुए भी डिप्रेशन में है, सारे संसाधन सारी सुविधाएं होते हुए भी वो डिप्रेशन में है। और फिर डिप्रेशन में क्या करता, शराब पीता, नशा करता है। और जब उसको वो फील्ड मिल जाए, वो क्षेत्र मिल जाए जिस क्षेत्र के लिए उसको परमात्मा ने पैदा किया है, तो अपने काम का जो नशा है फिर उसे ये अन्य नशा करने की जरूरत क्या पड़ेगी, नशा है। तो डॉक्टर साहब भारत के प्रत्येक बच्चे को वही शिक्षा देना चाहते हैं जिसमें 100% रोजगार की गारंटी हो और बच्चा उसी क्षेत्र में जाए जिस क्षेत्र के लिए उसको परमात्मा ने पैदा किया है। और वो आज हमारे बीच हैं। आप निडर इंडिया जाकर के उनके वीडियो जाएंगे, यूट्यूब चैनल देखेंगे, तो मैंने भी देखा, मैंने एक 13 दिन का एक उनका वो है पूरा सेशन है, तो उसको देखा तो मैंने बताओ ये, और आज जो है वो सब कुछ वो छोड़ करके, वो लाइफ छोड़ करके, लग्जरी लाइफ छोड़ करके, और वो जब गांव, अब मैं तो यही कहूँगा कि ये पूर्व जन्म का जो राजीव दीक्षित जी ने कहा कि हम सभी 1857 की क्रांति की भटकी हुई आत्माएं हैं, और जब तक इस भारत को मुकम्मल आज़ादी नहीं मिल जाती है हम बार बार जन्म लेंगे और क्रांति करेंगे। तो डॉक्टर देवेंद्र भरारा जी ने भी 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया होगा, उसके बाद भी जन्म लेकर के आए होंगे, फिर उसमें भी जो है क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया होगा। तो आज भी जो भी जनता सरकार मोर्चे से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से वो पूर्व जन्म में वो क्रांतिकारी रहे हैं, और भारत को चूंकि अभी मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली है उस काम में लगे हैं। और वो भी डॉक्टर देवेंद्र भरारा जी के नेतृत्व में रात दिन जन जागरण का काम, इस देश को जगाने का काम, लोगों को जगाने का काम। और मेरा अपनी तरफ से भी एक आह्वान है कि जनता सरकार मोर्चा जो 3 दिन की ट्रेनिंग कराता है, उस ट्रेनिंग में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें, क्योंकि ये जो विषय है डॉक्टर साहब ने भी रखा, मैंने भी रखा, ये बहुत संक्षेप में रखा है। पूरा विषय रखने के लिए
इसको 3 दिन लगते हैं, तो 3 दिन का जो GSM की ट्रेनिंग होती है उसमें हम बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपने बच्चों को भेजें, अपने भाइयों को भेजें, सब परिवार उसमें मिल करके ट्रेनिंग में हिस्सा ले, तो काम करने में आसानी होती है, हमारी समझ बनती है, समझ निखरती है। तो ये मुझे आपके बीच में मैं पुनः डॉक्टर साहब, हाँ ये विषय रह गया। अभी